नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज द ट्रुथ में जिस विषय को लेकर आपके समक्ष में हाजिर हूं वो विषय भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। वही बांग्लादेश जहां हालिया सत्ता के लेवल पर बहुत सी तब्दीलियां हुई, शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी, मुल्क छोड़ना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी। बस यहीं से भारत की मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। भारत के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो गई हैं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की औकात कुछ नहीं है भारत के सामने। बावजूद इसके एक ऐसा मुल्क जो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं है, अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा है, ज्यादातर चीजों पर भारत पर ही डिपेंडेंसी है, बावजूद इसके आज हमें आंखें दिखा रहा है। आंखें क्यों दिखा रहा है ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या हमें शेख हसीना को शरण नहीं देना चाहिए था? बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर के जो हालात पैदा हुए वो आपने भी देखे, हमने भी देखे। किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए थे, किस तरीके से सरकार की नीतियों के विरुद्ध जनता खड़ी हो गई थी। जबरदस्त आक्रोश, हिंसा, प्रदर्शन सब कुछ देखा गया। और उसके बाद बांग्लादेश को इन्हीं हालात में प्रधानमंत्री को टाटा करना पड़ा। शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, भारत में आई और यहीं शरण लेकर बैठी हुई है, क्योंकि विश्व का कोई भी मुल्क फिलहाल उनके लिए उस तरह की स्थितियां नहीं दे पा रहा जहां वो सेफ और सिक्योर हो सकें। अब सवाल ये कि शेख हसीना को भारत ने शरण तो दे दी, लेकिन ये शरण देना क्या भारत के विरुद्ध जा रहा है? बांग्लादेश को ये इतना नागवार गुजर रहा है कि अब हर एक मुद्दे पर वो कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ संबंध तल्ख कैसे किए जाए, संबंधों को किसी दूसरे लेवल पर ले जाने की मोहम्मद यूनुस साहब जो वहां पर वर्तमान में सत्ता देख रहे हैं, उनकी सरकार द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं। कभी जल संधि को लेकर किसी विषय पर भारत के साथ अब स्थितियां तनावपूर्ण, कभी ट्रेड को लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनकी तरफ से लगाना। इसके अलावा नेशनल एंथम जैसे विषय पर भी वहां पर आपत्ति जताना और ये कहना कि ये नेशनल एंथम हमारा नेशनल एंथम नहीं है, ये नेशनल एंथम तो भारत की तरफ से 1971 में बांग्लादेश पर थोपा गया था। ये बात अलग है कि नेशनल एंथम फिर भी बदला नहीं गया, लेकिन लगातार कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत के विरुद्ध है। कभी एक ऐसे आतंकी को आप रिलीज कर देते हैं जिसका अलकायदा से ताल्लुक होता है, और उसके बाद वो भारत में जिहाद से लेकर के पश्चिम बंगाल के बंटवारे, खालिस्तान को सपोर्ट करना, इस तरह की बातें करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वहां की सरकार उसे भी रोकती नहीं है कि रुको, थमो, उसे तो आप रिलीज कर देते हैं जिसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था, क्योंकि यह व्यक्ति आतंकी था। तो वहां की सरकार लगातार एक हिंट दे रही है कि हमें न भारत पसंद है, न भारत की नीतियां पसंद हैं। अब सवाल यह कि ऐसा गलत क्या हो गया? कल तक जिस भारत के साथ हमारे संबंध बहुत मधुर थे, वहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी सबसे पहले पहुंचने वाले विदेशी नेताओं में से एक थी। बावजूद इसके आज वो बांग्लादेश भारत के साथ संबंध मधुर बनाने में इंटरेस्टेड तो नहीं दिखाई देता। चलिए, अब डेवलपमेंट क्या हुई है ये आपको बता देती हूँ। बाकी तमाम जानकारियों से तो आप वाकिफ होंगे। ताजा डेवलपमेंट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक रैली में दिए गए संबोधन से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के बांग्लादेश कि ऐसी सुलगी कि वहां का विदेश मंत्रालय भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाते हैं ढाका में और एक विरोध पत्र सौंप देते हैं। उस विरोध पत्र में आपत्ति ये कि इतनी ऊंची कुर्सी पर काबिज कोई व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट अगर देता है तो दोनों देशों के संबंधों पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, संबंध खराब होंगे, विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देंगे। और भारत की सल्तनत को यह देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को चेताएं, इस तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह दें। इतना ही नहीं, विरोध पत्र तो दिया ही दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी बाकायदा वहां का एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मंत्रालय है वर्तमान में, वो इसी कंटेंट की जानकारी एक्स पर पोस्ट करता है और ये बताता है कि हमने इंडिया को चेता दिया, भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चेता दिया। अरे औकात है तुम्हारी, खुद से तो खड़े तक नहीं हो सकते। तुम्हारे देश का अस्तित्व भी भारत की वजह से हुआ। अगर भारत ने अपने सैनिक नहीं भेजे होते तो आज भी पाकिस्तान की गुलामी आप कर रहे होते। लेकिन आज मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार के अंतर्गत भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है।
भारतीयों को बांग्लादेश से हटाओ, ये नारे बांग्लादेश की जमीन पर चल सकते हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अगर रोहिंग्या और घुसपैठी बांग्लादेश को लेकर के कोई बयान दे देते हैं तो ये आपको पसंद नहीं आता। आप चेताते हैं कि इस तरह के बयानबाजी न कीजिए। मतलब आप इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, घुसपैठ को सपोर्ट कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री साहब ने क्या कहा था, जरा सुन लीजिए पहले। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो है। तो अमित शाह साहब ने दरअसल झारखंड में, जैसा कि आपको ज्ञात है, वहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, एक रैली के दरमियान ये कहा कि हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस की जो झारखंड में वर्तमान में मिलीजुली सरकार है, वो वोट बैंक के चलते झारखंड से इन घुसपैठियों को हटा नहीं रही है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो चुन चुन करके रोहिंग्या और घुसपैठिए बांग्लादेशियों को हटाया जाएगा। इसमें गलत क्या था? जमीन भारत की, संपत्ति भारत की, घुसपैठ आपका, और उसके बाद हक से कहें कि ऐसी बयानबाजी से बचिए। ये बांग्लादेश किसकी शह पर इस तरह की बयानबाजी कर रहा है? कौन सी ऐसी विदेशी ताकत है जो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है और कह रही है भारत से पंगे लो, भारत को मुद्दों पर चुनौती दो? और दोस्तों, एक सवाल ये कि क्या शेख हसीना को वाकई शरण देना मोहम्मद यूनुस साहब को पसंद नहीं आया, सिर्फ इसलिए वो भारत के साथ संबंध खराब करने पर आमद आए? हालांकि बाद में ये कह देते हैं कि हम चाहते हैं दोनों देशों के संबंध अच्छे बने रहें। अरे अच्छे बने रहेंगे तब ना, जब अपने देश के आतंकियों को आप रिलीज नहीं करेंगे जो भारत विरुद्ध एजेंडा चलाते हैं बांग्लादेश की सरजमीन से। उन्हें रिलीज करके तो आपने साफ साफ मंसूबे जाहिर कर दिए कि आपके मंसूबे कैसे हैं भारत को लेकर के। उसके बाद में हमारी जमीन पर जो आपके घुसपैठिए पहुंचे हुए हैं, यहां बहन बेटियों से शादी कर रहे हैं गलत आइडेंटिटी बताकर, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हमारी, रोजगार हमारा, बहन बेटियां हमारी, और आपके घुसपैठिए गलत आइडेंटिटी के दम पर सब कुछ कब्जा कर लें। ये कैसे होने दें हम? हमारी सरकार ने चूड़ियां थोड़े पहन रखी हैं। बांग्लादेश के आला कमान को यह समझना होगा और उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भारत 1971 में बांग्लादेश का अस्तित्व खड़ा कर सकता था, बांग्लादेश जैसे एक देश का निर्माण करवा सकता था, आज तो वो भारत बहुत मजबूत है और घर में घुसकर मारता है। ये तो हमारी शराफत है कि आपके मुल्क में अभी भी जो कुछ हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ में, हिंदुओं के साथ में, बावजूद इसके हम अभी भी किसी की इंटरनल पॉलिसी में दखलंदाजी नहीं दे रहे, सिर्फ समझाने का काम कर रहे हैं। किसी दिन अगर घर में घुस गए ना तो बालाकोट में जो हुआ था ना वही होगा और ढूंढे से लोग नहीं मिलेंगे। दोस्तों, द ट्रुथ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और हमारी विदेश नीति को लेकर के तमाम तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वाकई आप भी उससे इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ हमारी विदेश नीति में मॉडिफिकेशंस की जरूरत है? हमें एक बार फिर से समझना होगा, विचार विमर्श करना होगा कि हमारी विदेश पॉलिसी को क्या फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए इस तरह के देशों से निपटने के लिए या मधुर संबंध बनाने के लिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।